हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अवर्स एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस क्लास में जनरली क्वेश्चन ऑफ सेकंड डिग्री से हमारे एलटी ग्रेड या यूपी, टीजीटी, पीजीटी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आप आया हुआ है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ से आपकी एकदम सटीक और दमदार तैयारी मिलेगी। तो आप सभी कॉपी पेन उठा के तैयार हो जाइए आज की इस बेहतरीन वीडियो के लिए। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और जिन दोस्तों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लें, सारे के सारे पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाता है और वो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल अमर्स एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उम्मीद है कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपनी अपनी तैयारी में लग गए होंगे और फटाफट आंसर भी आप सबका आने लगेगा। बहुत समझदार है आप लोग, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी से करने आने चाहिए। और पीजीटी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा। यहाँ पे दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और पूछा गया है इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। कोण दोस्तों दो रेखाएं हमारे पास हैं तो इनके बीच का जो झुकाव होता है इसको हम लोग कोण कहते हैं और इसका फॉर्मूला सिंपली होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्या है, ये इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो m1 m2 क्या है, इन दोनों रेखाओं की अलग अलग प्रवणताएं हैं। m1 एक रेखा की प्रवणता है, m2 दूसरे रेखा की प्रवणता है। तो अगर हम समीकरण की तुलना करें y बराबर mx प्लस c से, तो यहाँ से हमें दोनों रेखाओं की प्रवणताएं मिल जाएंगी। तो पहला समीकरण जो बनेगा वो हमारे पास इस टाइप का बनेगा कि y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 5, ये माइनस y है। तो यहाँ से y इक्वल टू बन जाएगा √3x माइनस 5। तो अब देख पा रहे होंगे कि ये इसी टाइप का इक्वेशन बन गया y बराबर mx प्लस c टाइप का। तो इसकी जो ये √3 है ये m का मान है, इसकी तुलना जब करेंगे तो m का मान क्या आएगा √3, इसको m1 मान लेंगे और दूसरी रेखा से जो हमें प्राप्त होगा वो m2 हो जाएगा। तो इस वाली रेखा से हमें क्या मिलेगा, तो y √3 बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस x प्लस 4। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 4 अपॉन √3, क्योंकि √3 इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x है। तो x का जो गुणांक है वो हमारे पास क्या है m2 है और ये है माइनस 1/√3। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ से अगर दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, लंब होती हैं, एक दूसरे पे लंब होती हैं। तो इन दोनों प्रवणताओं को देखने से हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, लंब होंगी। अब जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। इसी को हम लोग π/2 भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन दो सरल रेखाओं के बीच का जो कोण है वो π/2 है। सिंपल था, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। बस यही खासियत है इस वीडियो की यहाँ पे कि जितना शॉर्टेस्ट वे हो सकता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही शॉर्ट तरीका ही आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 62 में एक समीकरण दे रखा होगा, उसमें मॉड लगा है के द्वारा XY समतल में घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ये जो समीकरण लिखा है हमारे पास 2x प्लस 2 mod x प्लस 3 mod y
लेस देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो जो समीकरण मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ये मिलेगा 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। अब अगर x 0 से छोटा है तो समीकरण मिल जाएगा यहाँ पे -2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। अच्छा, इन दोनों कंडीशन में y ग्रेटर देन 0 है, मतलब y को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव ही लिया है। x को एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0, बट y दोनों बार पॉजिटिव है। इसी तरह से x लेस देन 0 करेंगे, y को पॉजिटिव कर देंगे, y ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2x ये माइनस का हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो y प्लस का रहेगा। अच्छा, एक सेकंड, ये कंडीशन तो हो चुकी है, ये कंडीशन हमारे पास सेकंड वाले में हो चुकी है। हम बदल बदल के करेंगे कि एक बार x और y दोनों को पॉजिटिव, एक बार x को पॉजिटिव y को नेगेटिव, फिर x को नेगेटिव y को पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव। तो हमने क्या किया पहली कंडीशन में कि x को पॉजिटिव माना, y को भी पॉजिटिव माना, तो ये समीकरण मिल गया। फिर x को नेगेटिव माना, y को पॉजिटिव माना, तो ये मिल गया। अब y को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और x को पॉजिटिव मानेंगे और y को नेगेटिव मानेंगे लेस देन 0। तब क्या होता है कि पॉजिटिव से क्या होगा, ये बनेगा 2x माइनस y लेस देन 0 है, तो y का मॉड हटाएंगे, माइनस लग जाएगा, -3y लेस देन और इक्वल टू 0। ये हो गया, 6। अब एक बार क्या करेंगे कि दोनों लेस देन 0 कर देंगे, x इज लेस देन 0, y भी 0 से छोटा है, दोनों के दोनों 0 से छोटे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। अब ये 4 समीकरण हमारे पास मिले हैं, इनको ध्यान से आप देखिएगा। एक तो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। इनको हम अपने कोऑर्डिनेट पे डिनोट करते हैं, x अक्ष और y अक्ष पे। तो पहला समीकरण देखेंगे, लिखा है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। तो x और y के मान कहां पर होंगे, मतलब इसको अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से कि 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो क्या करो, इसको 6 से भाग कर दो, तो यहां से बचेगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 और लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 2। पहला रेखा जो होगी x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 2 पे काटेगी, तो एक रेखा तो ये हो गई। इसी तरह से दूसरी का जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, तीसरी का बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, फिर बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, तो इस टाइप से बन जाएगी। अब कहा गया है कि ये रेखा और x और y, दोस्तों ये x है और ये y है और ये x y समतल है पूरा। कह रहा है इन x y समतल में जो रेखा आई है उसके बीच का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इतना एरिया हमें बताना है। तो ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये इसका आधार 3 हो गया, लंब इसका दोस्तों 2 है। तो सिंपली हम फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर। अगर पूछा होता कि टोटल एरिया क्या होगा, मतलब x और y दोनों अक्षों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इस चारों पूरे चतुर्भुज का एरिया निकालते। तो ये हो जाता, एक का 3 है तो दूसरे का भी 3 होगा, 3 3 6 और 6 6 12, तो टोटल एरिया कितना हो जाता 12। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। तो इसमें केवल चौथाई भाग का एरिया पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आते होंगे तो बहुत स्पीड में कर लेंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें केवल आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत है, कई बार बताया जा चुका है इस टाइप का फार्मूला। यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक समांतर रेखा युग्म को निरूपित करता है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी।
दो रेखाओं के बीच की दूरी, और इस फार्मूले के से तो बताया था 2√g² माइनस AC अपॉन A इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला सेकंड है। ये फार्मूला पहले भी बता चुके हैं। कई सारे फार्मूले, कम से कम 10 से 12 फार्मूले आपके हो गए इस चैप्टर में। अगर इतने फार्मूले आप ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन केवल आपको टिक करके आगे बढ़ने की जरूरत थी, और पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए 4-5 नंबर फ्री के दे के जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल फार्मूला क्लियर याद होना चाहिए था। अब ये भी देखिए कॉन्सेप्ट पे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्लास 12 के कॉन्सेप्ट है जो आप भूल गए हैं। कहा गया स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी विल बी नॉर्मल टू द सर्किल x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर r² इफ। कह रहा है एक हमारे पास वृत्त है और ये y बराबर mx प्लस सी क्या है, इसकी नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि इसका जो स्पर्शी रेखा कोई है उससे लंबवत रेखा कोई खींची गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये बात पता है कि किसी भी वृत्त का नॉर्मल उसके केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? केंद्र से, सेंटर से। इसका जो सेंटर है, इस वृत्त का सेंटर क्या होगा? इस समीकरण से आप देख सकते हैं वृत्त का सेंटर क्या होगा, a, b होगा, -a, -b। तो इसका सेंटर है -a, -b, या a, b रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो नॉर्मल हमारे पास समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस सी, ये समीकरण कहाँ से होके पास हो रहा है? ये लाइन ये इसके सेंटर से होके पास हो रही है। तो x की वैल्यू अगर हम -a रखें, y की वैल्यू -b रखें, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो रख के देखते हैं। तो y की जगह -b बराबर m और x की जगह पे -a और प्लस c। तो यहाँ से क्या मिलेगा? c बराबर ये am उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और b माइनस का ही रहेगा। तो c बराबर am माइनस b। क्या ऐसा कहीं पे लिखा है? c बराबर am माइनस b, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। इसमें बस समझने वाली ही चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए था कि नॉर्मल उसके सेंटर से जाता है, और अगर सेंटर से जाता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह पे उसके सेंटर रख दिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि c बराबर am माइनस b। बस हो गया, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, इसको आप सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। फटाफट इसको करिए, 2 सेकंड का टाइम आपके पास। पूछा गया था इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस hx प्लस hy बराबर 0 वेयर h नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ। क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कराए थे, और वहाँ पे जो आंसर आया था सेम आंसर यहाँ पर भी आएगा। आया क्या था दोस्तों? जो x² और y² का गुणांक होता है, इसका जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे x² का गुणांक a है और y² का गुणांक b है, तो इन दोनों का जोड़ जो होना चाहिए दोस्तों, ये b के बराबर आता है। ये आप क्या करेंगे कि डेल्टा जब निकालेंगे वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये जब निकालेंगे तब आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा आसानी से। 2fgh होता है abc प्लस 2fgh माइनस f माइनस bg माइनस ch, उसका बराबर में 0 रखना है। अब ऊपर वाले समीकरण से सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको फाइनली रिलेशन मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं और इनको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तभी आप सिलेक्शन में 4 कदम आगे बढ़ पाएंगे। पीजीटी 2004 का यह क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले तो इसको खुद से सॉल्व करो। चलो फटाफट करो इसको। यहाँ पे भाई लोग सिंपली पूछा गया है इफ m1
and m2 are slopes of the two tangent that are drawn from the point 2, 3 to the parabola y square equal to 4x, then the value of 1 upon m1 plus 1 upon m2। तो एक परवलय हमारे पास पैराबोला है, और उस पैराबोला पे एक बाहर से लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब स्पर्श रेखा। तो ये इस टाइप का पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और बाहर कोई भी पॉइंट है 2, 3 रहा होगा, 2, 3। अब यहां से दो स्पेस स्लोप डाली गई है, स्लोप खींची गई है, इस टाइप से कुछ होंगी, और उन दोनों स्लोप उन दोनों स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, सॉरी ये दो टेंजेंट डाली गई है, उन टेंजेंट का जो स्लोप है वो m1 m2 है, एक का m1 है एक का m2 है। अब हमें क्या करना है कि इस m1 m2 का मान निकाल के ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो m1 m2 कैसे निकलेगा, तो स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप की कंडीशन क्या होती है, पैराबोला में स्पर्श रेखाओं की जो कंडीशन होती है y बराबर mx प्लस a बाई m, ऐसा आपने पढ़ा होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण है टेंजेंट का इक्वेशन, स्पर्श रेखा का समीकरण, परवलय की रेखा का समीकरण। तो ये स्पर्श रेखा जो है ये दोस्तों किस पॉइंट से होकर जाती है, वो 2, 3 पे, मतलब कोई भी स्पर्श रेखा होगी, ये दोनों में से कोई भी, दोनों की दोनों 2, 3 से ही होकर जाती है, इसलिए ये इक्वेशन 2, 3 को सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हमें 2 पुट करना है और y की जगह पे 3 पुट करना है। तो y की जगह पे 3 पुट करना है और x की जगह पे 2 पुट करना है। a क्या हो जाएगा, a हमारे पास पैराबोला में a की वैल्यू क्या है, 1 है। a हमारे पास दोस्तों क्या है, 1 है, क्योंकि a कुछ नहीं दिया है। अब यहां से अगर हम इसको पूरे को m से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है और m की 2 वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो क्या होगा कि इसका हम अगर फैक्टर करते हैं तो 2m स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2m माइनस m प्लस 1 बराबर 0। तो 2m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, इधर माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 1 और एक m की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो एक m1 हो गया, एक हमारे पास m2 हो गया। अब जो हमें पूछा गया है 1/m1 प्लस 1/m2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1 है और 1/1/2 2 पर आ जाएगा, तो 1 + 2 = 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, सिंपल था। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किसी भी पैराबोला पे जब बाहरी किसी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन तो ये होता है, ये क्या होता है, टेंजेंट का समीकरण है, और उस टेंजेंट के समीकरण से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं और आसानी से आ गए हैं। फॉर्मूला भी होता है इन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का कि उसमें दो अलग अलग समीकरण आ जाते हैं, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का समीकरण आ जाता है, द्विघात का समघातीय समीकरण, मतलब दो रेखाओं का मिक्स समीकरण प्राप्त होता है। वो एक फार्मूला होता है, पढ़ा होगा SS1 बराबर T। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि SS1 बराबर T। फर्स्ट ईयर या इंटर में कहीं पर भी इस टाइप के फार्मूले बताए जाते हैं, तो उसका यूज नहीं है, फिलहाल बता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 67, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² माइनस 6xy प्लस 9y² प्लस 3x माइनस 9y माइनस 4 = 0। तो ये इक्वेशन जिन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है,
उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इन समीकरण से हमें उस दोनों समीकरण को निकालना होगा और फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्टेंस का, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट में शायद होता है A² प्लस B²। ये फार्मूले से हम निकाल देंगे। तो पहले तो हमें इक्वेशन पता होना चाहिए अलग अलग। अच्छा, पिछले भी वीडियो में हमने इक्वेशन निकालने का तरीका बताया था कि अगर इस समीकरण से हमें इक्वेशन प्राप्त करनी है दोनों स्ट्रेट लाइन की, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, आंशिक अवकलन कर देते हैं। इसका आंशिक अवकलन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं अवकलन करने पर। ठीक है, पार्शियली एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो डेल अपॉन डेल x के इस रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मान देंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 6xy में y कांस्टेंट है तो y का कुछ नहीं होगा, 6 कांस्टेंट है तो 6 का कुछ नहीं होगा। x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो -6y बचेगा। यहाँ पे y² भी y कांस्टेंट है तो y² भी कांस्टेंट होगा और 9 भी कॉन्सेप्ट है, मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा 9y², क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगला टर्म है 3x, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट होगा तो ओनली 3 बचेगा और आगे की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी कि बाकी सब कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल टू लिख देंगे 0। फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 9y² का करेंगे तो 18y मिलेगा और उसके बाद 6xy का करेंगे तो माइनस का 6x मिलेगा और आगे 9y का हो पाएगा, माइनस का 9 मिलेगा और बराबर 0। दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों में जो x और y के कोफिशिएंट हैं इनको सेम करना पड़ेगा। जैसे पहला समीकरण हमारे पास 2x माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है माइनस का 6x प्लस 18y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 9, 3 6 18 और 3 दूनी 6। माइनस से भी डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस से अगर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों समीकरण एक जैसे मिल गए। तो नीचे वाला जो इक्वेशन मिलेगा हमारे पास फाइनली ये मिलेगा 2x माइनस 6y और प्लस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों इस डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इतना इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं थी। फार्मूला अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। ये फार्मूला भी होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। तो वहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट फार्मूला पता d बराबर 2 अंडर रूट g² माइनस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था AC अपॉन A इंटू A प्लस B। उस फार्मूले से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके जनरल इक्वेशन से, A B C और सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ से दोस्तों? A बराबर इसमें 1 है और B बराबर 9 है, H बराबर 3 हो जाएगा और G बराबर हो जाएगा -3/2, H बराबर हो जाएगा 9/2 और C बराबर हो जाएगा -4। तो A B C और H G F सारी चीजें हमें मिल गई। ठीक, इसको प्लस ही रहने देते हैं, ये वाला माइनस कर लेंगे क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। -9/2। तो फार्मूला D बराबर क्या था हमारे पास? 2 अंडर रूट g² माइनस AC
अपॉन ए प्लस बी। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, जो जिस लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है उसके बीच का डिस्टेंस। 2 अंडर रूट जी क्या है हमारे पास, जी का स्क्वायर 3/2, 3 का 9/4 हो जाएगा। माइनस ए और सी, ए हमारे पास 1 है, सी है माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस 4 हो जाएगा। अपॉन ए प्लस बी, ए 1 है और बी क्या है 9 है, तो 1 × 10 हो जाएगा ये। तो 2 अंडर रूट ये हो जाएगा 4 चौके 16 में 25 बटे 4 और ये बटे में 10, तो 25 का दोस्तों 5 हो जाएगा, 2 × 5 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 अंदर रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5/√10 आएगा क्या, कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोई समस्या तो नहीं हुई है। जी स्क्वायर माइनस ए सी तो प्लस हो गया, 4 चौके 16 9 25 और बटे में 4 10 और 4 बाहर गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। 5/√10, 5/√10, इसको अगर हम अंदर अंडर रूट में ही रखते तो 25/10 आता है, तो 5 × 25 दूनी 10, अंडर रूट 5/2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वो अंडर रूट के ही अंदर रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी लग ऐसे भी जाता है। लॉन्ग मेथड पढ़ रहा था, इसके लिए मैंने शॉर्ट आपको फार्मूला बता दिया, इसीलिए बताया गया कि फार्मूला अगर अब याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ही जल्दी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि x² + k1y² + k2 2k2y = a² रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के लंबवत सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन याद करो कि जब भी वो जनरल इक्वेशन ax² + by² + 2hxy, ये जनरल इक्वेशन जब भी दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो a + b = क्या आया था, 0 आया था। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू देखो क्या है k1 है, तो पहली कंडीशन तो यही मिल गई कि 1 + k1 = 0। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए a + b = 0 होना चाहिए। a + b = 0, तो a हमारे पास 1 है, b क्या है k1, तो यहाँ से k1 की वैल्यू -1 आ गई। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में k1 -1 है, बाकी दो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि k1 हमारे पास -1 आ चुका है। k2 कैसे आएगा? k2 के लिए क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमें डेल्टा बराबर 0 रखना पड़ेगा क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो m1 × m2 = b/a होता है, तो वहाँ से भी हम लोग ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो डेल्टा बराबर g रखना पड़ेगा। मतलब abc + 2fgh - af² bg² - ch² = 0। a क्या है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, a = 1 और b बराबर क्या है, b क्या है k1 है, k1 -1 आया है मतलब b = -1 है और h 0 है यहाँ पे क्योंकि x y का टर्म नहीं है, y का टर्म है तो gx fy, तो f की वैल्यू हो जाएगी ओनली k2 और c बराबर है a² या -a² कह सकते हो क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और g भी 0 है क्योंकि g x का टर्म ही नहीं है तो g 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग a b c और ये सब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं तो यहाँ से देखिए कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -a²। और उसके बाद हमें 2fgh, अब 2fgh में से अगर एक भी 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये बात आप देख सकते हैं कि g = 0 दिया है तो पूरा तो 0 हो गया। f की वैल्यू k2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -a f² मतलब k2²।
माइनस बी जी स्क्वायर, जी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, सी और एच जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए के टू स्क्वायर बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और के टू स्क्वायर बराबर आएगा ए, या के टू बराबर ए कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, के टू बराबर प्लस का ए आ जाएगा। बस हो गया, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 69, इसको आप समझिए, ध्यान से करिए, इसको इसका आंसर बताइए फटाफट, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। ये तो क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन, पीजीटी 2003 का है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, कभी भी रिपीट कर सकता है। सिंपली पूछा गया है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अब इसी मूल बिंदु से होकर जाने वाले एक और रेखा का समीकरण हमें बताना है। ओरिजिन ईच ऑफ विच मेक्स ऑन एंगल ए विद द स्ट्रेट लाइन y बराबर एक्स। ठीक, तो इस टाइप के समीकरण का जो इक्वेशन होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई सेक ए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है जो इस y बराबर एक्स के साथ सेम एंगल बनाएगा, दो ऐसी लाइनों का समान कोण बनाएगा, तो उसमें ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई सेक ए प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इसीलिए कहते हैं इसको याद होना चाहिए, आपको याद कर लेना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 70, उसका कॉन्सेप्ट में कुछ लेना देना नहीं है, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू पी टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर्स। कह रहा है कि यहाँ पे दो समीकरण हैं, तो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और दोनों की लाइनें ऐसी हैं कि एक दूसरे के कोण को समद्विभाजित करते हैं। जैसे इसका कोण समद्विभाजक एक ये होगा और एक ये होगा। तो रेड वाला आपको दिख रहा है वो पहले इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, इसका समीकरण है। और ब्लैक वाली जो लाइनें आपको दो दिख रही है पेयर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, इसके इक्वेशन है। ठीक, तो रेड वाला ब्लैक वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ब्लैक वाले एंगल को रेड वाला, या रेड वाले एंगल को ब्लैक वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, प्रत्येक एंगल को ईच। ठीक, तो इन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो पी क्यू का रिलेशन पूछा गया है। तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एंगल ऑफ बाइसेक्टर की, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसका भी पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब बाइसेक्टर्स का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। किसी को याद हो तो बताए फटाफट, क्या था? बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और सामने एक्स वाई अपॉन एच, इस टाइप का फॉर्मूला था, याद है? तो ये फॉर्मूला था एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब बताओ आगे क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस होगा, ठीक, और एक्स वाई अपॉन एच। तो a माइनस बी, ए क्या है यहाँ पे 1 है और b क्या है -1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई सेम रहेगा, और h क्या है, माइनस का p है, पहले वाले इक्वेशन में माइनस का p। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x y और बटे में p। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये जो आया है ये भी एक द्विघात का समघातीय समीकरण है, मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इसलिए ये भी दो पेयर को रिप्रेजेंट करता होगा, और वो पेयर कौन है, एंगल बाई सेक्टर। ये क्या है, इसके एंगल बाई सेक्टर। अब रेड वाले का एंगल बाई सेक्टर कौन है, ब्लैक है, और ब्लैक वाले का एंगल बाई सेक्टर रेड है। हमने पहले जो निकाला ये एंगल बाई सेक्टर का इक्वेशन, ये रेड की एंगल बाई सेक्टर का इक्वेशन निकाला है, तो रेड का एंगल बाई सेक्टर है कौन, ब्लैक वाला है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये किसकी निकली है, ब्लैक की। अब ब्लैक की इक्वेशन हमें पहले से एक दे रखी थी, क्या दे रखी थी, देखिए ध्यान से, कि इक्वेशन दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये दूसरा एंगल बाई मतलब दूसरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, तो जो जिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो पहले वाले की एंगल बाई सेक्टर है, और पहले वाले के एंगल बाई सेक्टर का जो इक्वेशन है ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला इक्वेशन नीचे वाला इक्वेशन सेम ही चीज के हैं, बस फॉर्मेट अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग गुणांक कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 आएगा बराबर फिर माइनस 2 बटे पी और बटे में माइनस 2q और बराबर में -1 अपॉन -1। ये सब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 अपॉन पी था, तो 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 माइनस बचेगा कहीं पे, ये माइनस रहता है यहाँ पे, देखो माइनस पी था, ये ऊपर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे चीज हो जाएगी प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस, तो 1 माइनस आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से पी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कैसे किया गया है। ठीक है, एक पहले वाले इक्वेशन का एंगल बाई सेक्टर निकाला, एंगल बाई सेक्टर का समीकरण जो निकल के आया वही दूसरे वाले इक्वेशन का समीकरण दे रखा था सवाल में। दोनों एक ही चीज के इक्वेशन थे, इसलिए आपस में कंपेयर कर लिया, आंसर बता दिया। ये है कॉन्सेप्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए, इसको आप पहले अपने आप करिए, हम तो बताने से रहे नहीं इसको, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम करवा चुके हैं। यहाँ पे आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर 0 के बराबर आता है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ऊपर तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो पैराबोला या हाइपरबोला या इलिप्स। फिर चेक करेंगे कि डेल्टा जो है वो 0 से छोटा आया है कि 0 के बराबर आया है कि 0 से बड़ा आया है। तो छोटा आया है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपरबोला हो जाएगा। बराबर आता है तो पैरा, ये डेल्टा का मतलब यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस ए बी से। ठीक, ये चेक करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये 0 के बराबर आ जाता है तो पैराबोला हो जाएगा। ठीक, 0 से छोटा आता है तो हाइपरबोला होगा, 0 से बड़ा आता है तो इलिप्स होगा। तो अब जब चेक करोगे इसको तो ये आएगा लेस देन 0। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, बताओ, बोलो बोलो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो भी आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप कर लेना, इसका बता दिया है मैंने। और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोला होगा, लेस देन 0 के लिए एलिप्स होगा, इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा,
पैराबोला होता है। तो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, या कह सकते हैं कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो ये चीज़ आएगी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही करना था, इसमें करना तो काफ़ी है, आपको करना है, सब कंपेयर करना है इसको, ए बी सी एफ जी एच सबकी वैल्यू निकाल के, और डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, वही बड़ा सा फार्मूला ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए इसको, यहाँ पे क्या पूछा गया था आपको, फटाफट इसका आंसर दीजिए पहले। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग करवा चुके हैं ऊपर। 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1 टू द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4x इफ अल्फा इज एन एंगल बिटवीन देम देन tan अल्फा पूछा गया है। तो क्या था समीकरण, y बराबर mx प्लस a बाई m, ये एक टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये टेंजेंट इक्वेशन कहाँ से पास होगी, -2, -1 से। तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2m हो जाएगा, और प्लस a क्या है, 1 है यहाँ पर भी, तो 1/m हो जाएगा। m से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1m इक्वल टू -2m स्क्वायर प्लस 1। इसको अरेंज करेंगे तो लेफ्ट साइड में सब कुछ ले जाएंगे, तो प्लस का 2m स्क्वायर माइनस का m और माइनस का 1 बराबर 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 बराबर 0। 2m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो m माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से m की दो वैल्यू मिल जाएंगी, m बराबर 1 एंड m बराबर -1/2। दोनों के बीच का इक्वेशन वो एंगल पूछा गया है, तो tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो करना क्या है, m1 का मान है 1, m2 की वैल्यू है माइनस का 1/2, तो प्लस 1/2 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2। तो ऊपर ये 2 1 2 3/2, अपॉन में 1 माइनस 1/2, तो 2 1/2 बचेगा, 3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल क्या जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बस सेम टाइप का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए था कि क्या लगाया गया था। तो इसी तरह से पेपर में जब हर चीज़ आपको याद रहेगी तभी आप अच्छे से अच्छा पेपर करके आ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अब इसका ऑर्थो सेंटर होता क्या है ये आप बताइए पहले। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये त्रिभुज ABC, इसके हर एक शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन खींचो। हर एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, ठीक। अब ये रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है, ये सब क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर है। यही क्या है, ऑर्थो सेंटर है। इसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं 2, √3 -1/2। बहुत बेकार क्वेश्चन है, 1/2, -1/2। कॉन्सेप्ट बता देंगे, बाकी अपने आप करिएगा। और ये है 2, -1/2 करना। और इसका ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं क्या है, अल्फा और बीटा। तो हर एक आधार इसका उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन है उससे लंबवत है। जैसे ए से ABCD AE हो गया, ये F हो गया और ये G। मतलब कह सकते हैं कि AE परपेंडिकुलर है BC के। AE जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, BC के। AE को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर अगर O है तो कह सकते हैं AO परपेंडिकुलर होगा BC के। तो AO की जो प्रवणता होगी और BC की प्रवणता होगी, इनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1, क्योंकि दो लंबवत रेखाओं का गुणनफल क्या होता है, -1। तो पहले की प्रवणता निकाल लो, फिर दूसरे की निकाल लो, दोनों का गुणा करके -1 के बराबर कर दो। तो जो O के निर्देशांक है, AO जैसे प्रवणता निकालनी है। अच्छा, दो बिंदु दिए हैं, एक x1 y1,
x2 y2। इन दोनों रेखाओं की, इस रेखा की प्रवणता अगर निकालनी है m बराबर, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो AO अगर हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, AO को ध्यान से देखिए, ये इसका निर्देशांक है अल्फा कॉमा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में अल्फा माइनस 2, ठीक है, एक ब्रैकेट में इनटू, और परपेंडिकुलर किसके है, BC के है, तो BC का क्या हो जाएगा, -1/2 या -1/2, -1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और बटे में 2 माइनस 1/2, ये -1 आना चाहिए, तो यहाँ देखो -1/2 प्लस 1/2 कट के क्या हो जाएगा 0, तो क्या 0 बराबर -1 कभी हो सकता है, तो यहाँ से कंडीशन मिलेगी नहीं, यहाँ से कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक यही बात हम करेंगे CO और AB के साथ, किसके साथ, CO और AB। तो CO का अगर आप वो देखेंगे प्रवणता क्या होगी CO की, C आपके पास ये है, वो क्या है अल्फा बीटा, तो बीटा माइनस माइनस प्लस 1/2, क्योंकि y का पहले घटाना है, x का बाद में घटाना है, बटे में अल्फा -2 इंटू, ये किसके लंबवत है, AB के, तो AB का जो वो होगा प्रवणता क्या होगी, 2 माइनस, पहले y का √3 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और बटे में 2 माइनस 1/2, इन दोनों का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा क्या, बीटा प्लस 1/2 अपॉन अल्फा -2 इंटू, ऊपर आ जाएगा ये 2 LCM मिल जाएगा √3/2, और बटे में 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ रहा है, और बचेगा ये, ध्यान से देखते रहिएगा, बीटा प्लस 1/2 अपॉन अल्फा -2 इंटू बचेगा √3/3, और बराबर में -1, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा ये, ठीक, इसको एक कट जाएगा, 1/3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3/2, तो बीटा प्लस 1/2 अपॉन अल्फा -2 इक्वल टू -√3, ठीक। तो अब इस तरह से आप अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त होगा, क्योंकि अलग अलग तो निकलेगी नहीं, यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त होगा, और उस समीकरण में चेक करना कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बीटा और अल्फा की वैल्यू अगर ये बी ऑप्शन रखते हो आप, कि बीटा की वैल्यू -1/2, अल्फा की वैल्यू 2 यहाँ पे रखते हो, तो √3 के बराबर आ जाएगा, और ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, जो भी बनेगा हमारे पास, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी आपको ध्यान रखने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of y equal to mx plus 1 with the x square plus y square equal to 1 are perpendicular, then if the line joining the origin to the point of intersection of y बराबर mx plus 1 with x square plus y square are perpendicular, then कि एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, ओरिजिन है जिसका केंद्र, क्योंकि ये इस टाइप का समीकरण जो लिखा होता है इसका केंद्र ओरिजिन होता है। अब कह रहा है यहाँ से इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, और वहीं पे ये y बराबर mx इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो y बराबर mx प्लस c वहीं पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो m क्या हो सकता है, इसकी m के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो ये दोस्तों 45 डिग्री या 135 डिग्री पे कैलकुलेट मतलब ये होता है, इधर का कोण 135, और tan 135 -1 होता है। इधर से अगर एक लाइन हम लोग खींच सकते हैं सेम इसी टाइप की,
सेम इसी टाइप की लाइन इस साइड से भी खींच सकते हैं, तो इसका प्रवणता 45 होगी 45, और यहाँ पे tan 45 की वैल्यू +1 होती है, तो +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी, कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ y बराबर mx प्लस c, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा नहीं, टच पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, यही इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहा है, ये टच पॉइंट है। ठीक, परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि स्पर्श रेखा है, क्योंकि किसी भी सर्कल की स्पर्श रेखा पर उसकी रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि दो इक्वेशन दी हैं और इनके आपस में रिलेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं। जो भी बना होगा, मान लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है पहली वाली को, तो क्या समीकरण बनेगा, द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, मतलब ये जो इक्वेशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, मान लो ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम मूल बिंदु से ऐसे मिलाएं, फिर कह रहा है एंड a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस बराबर 0 विल बी एट द राइट एंगल टू वन अदर। अब इस दूसरे वाले के भी इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन से मिलाएं और इन दोनों के बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरी है इसको याद रखना। सॉल्व कैसे करना है, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक, और दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, 90 डिग्री है, तो उसके लिए कंडीशन बताई थी a प्लस बी बराबर क्या होगा, 0। ये कंडीशन आप लगा दोगे तो वहां से आपको पहली कंडीशन मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे पूछा गया था, हाँ, द कर्व डिस्क्राइब्ड पैरामीट्रिकली बाई x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वाई बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 रिप्रेजेंट। अगर आपके पास 2 सेकेंड है, पूछा जाए आंसर बताओ क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? ऑप्शन अगर देखोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, एन इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में x और y का जो घात होता है ये हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लीनियर होता है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है x और y की घात स्क्वायर हो सकती है। फिर एन इलिप्स में क्या होता है कि x और y दोनों स्क्वायर होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई एक स्क्वायर हो, क्योंकि t क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक परवलय को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात पता होगी अब। तो यहाँ पे अगर सबसे अच्छा ऑप्शन 2 सेकेंड आपके पास टाइम मिले और पूछा जाए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, या तो पैराबोला या फिर हाइपरबोला। हाइपरबोला कब होगा, जब x और y का टर्म आ जाएगा तब हाइपरबोला होगा। अगर x और y का टर्म नहीं आता है, केवल या तो x स्क्वायर आएगा या तो y स्क्वायर आएगा, तो क्या कहा जाएगा, पैराबोला, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर प्लस टी प्लस 1 बराबर 1, और यहाँ से हम अगर टी स्क्वायर की वैल्यू निकालें या टी स्क्वायर प्लस 1 निकालें, टी इधर लाएंगे, x माइनस टी बराबर टी स्क्वायर। अच्छा, एक काम कर लो कि ये फालतू में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब प्लस माइनस दिया ही है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा है हमारे पास y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसको ऐड करो तो x प्लस वाई बराबर 2t स्क्वायर, टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2। ठीक,
2t², 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई बाई 2 बराबर मिलेगा t² प्लस 1। पहला समीकरण देखो, x बराबर दिया है t² प्लस 1 प्लस t² प्लस 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2, x बराबर x प्लस वाई बाई 2 प्लस t। अब t की वैल्यू भी हमें कहीं से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो एक काम करो, जो समीकरण दिया था x बराबर t² प्लस t प्लस 1, y बराबर दिया हुआ था t² माइनस t प्लस 1, इसको एक बार घटा दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर मिलेगा 2t, मतलब t बराबर मिल जाएगा x माइनस वाई बाई 2। तो t की भी वैल्यू रख दो, x माइनस वाई बाई 2, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम मिलेगा, ऊपर मिलेगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 2x बाई 2 फिर से सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा प्लस t² प्लस 1, ठीक ठीक ठीक। एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि वो तरीके में हमें सेम टू सेम, मतलब फिर से घूम फिर के वहीं पे आ गए थे, तो इसलिए हमें ये, जैसे हमने निकाला t की वैल्यू x माइनस वाई बाई 2, अब इस t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1, और t की वैल्यू अगर रख लेते हैं तो x माइनस वाई बाई 2 और प्लस में 1। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे या फिर ये जो अपॉन में 2 है इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे तो x² प्लस y² माइनस 2xy और प्लस x माइनस y और प्लस में 2 बराबर 2 सॉरी। अब एक साइड में कर लेते हैं सब कुछ, तो ये x² प्लस y² माइनस 2xy और ये माइनस 2 इधर जाएगा, तो माइनस x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ये फिर हमें एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मिल गया। यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 और h की वैल्यू क्या है 1 और g की वैल्यू भी, ये तो 1/2 हो जाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेना देना क्या, सारी वैल्यू निकालेंगे 1/2, ये f की वैल्यू माइनस 1/2 और c की वैल्यू 2। डेल्टा निकालेंगे हम पहले, क्योंकि अब चेक करेंगे कि क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इलिप्स है, पैराबोला या हाइपरबोला, क्या है ये चेक करना है। तो डेल्टा क्या होगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इसको कैलकुलेट कर लेना।